बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मंसूर आजम काजी। पाकिस्तान की सियासत एक बार फिर अदालती भूचाल की लपेट में है। सुप्रीम कोर्ट ने 9 मई के हंगामा खेज वाक़यात से जुड़े 8 मुकदमात में साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़मानत मंजूर कर ली है। वो मुकदमात जो लाहौर हाई कोर्ट से मुस्तरद कर दिए गए थे और जिनमें जिनाह हाउस, अस्करी टावर्स और दीगर हसास तंजीबात पर हमलों की संगीन इल्ज़ामात शामिल थे। यह फैसला महज एक कानूनी रिलीफ नहीं बल्कि मुल्की सियासत की धड़कन पर बराह रास्त असर डालने वाला लम्हा है। एक तरफ इमरान खान के सियासी मुस्तकबिल को नई सांस मिली तो दूसरी जानिब यह फैसला पूरे निज़ाम में इंसाफ और ताकत के तवाज़ुन पर सवालिया निशान भी खड़ा कर गया है। दिलचस्प और इसके साथ साथ तशवीशनाक हकीकत यह है कि अदालती फैसले के फ़ौरन बाद स्टॉक मार्केट मंदी का शिकार हो गई। गोया सियासत के फैसलों ने मईशत के असाब को भी हिला कर रख दिया है। एक तरफ अदलिया का फैसला, दूसरी तरफ मईशत का रद्द अमल, दोनों मिलकर एक ऐसे नए बहरान का पेशखैमा बन रहे हैं जो पाकिस्तान की सियासी तारीख पर गहरे नकूश छोड़ सकता है। यह महज एक फैसला नहीं, यह सवाल है क्या कानून सब पर यकसा चलेगा या ताकतवर के लिए अलग असूल होंगे? क्या यह इंसाफ है या ताकत के खेल का नया मोड़? इस तमाम तर सूरत-ए-हाल पर बात करने के लिए मुझे ज्वाइन किया है प्रोग्राम के पहले हिस्से में आबिद ज़ुबैरी साहब हैं, वेरी वेल रिनाउंड लीगल एक्सपर्ट हैं, और मेरे साथ हैं हाफिज़ एहसान अहमद खोखर साहब, वंस अगेन अ वेरी वेल रिनाउंड लीगल एक्सपर्ट। बहुत शुक्रिया आप दोनों के टाइम देने का। ज़ुबैरी साहब, लेट मी स्टार्ट विद यू। कहा जा रहा है कि लाहौर हाई कोर्ट का फैसला में बहुत सी कानूनी कमजोरियां थी जिसकी वजह से ये जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जमानतें मंजूर की गई हैं ये फैसला इसलिए आया। क्या इनिशियल कमेंट करेंगे आप इस पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया मंसूर। देखिए, बिल्कुल आपने अगर फैसला जाहिर बात गलत था जब भी सुप्रीम कोर्ट ने उसको सेटिसाइड कर दिया। और देखिए, जो दो उसमें बुनियादी जो गलतियां थी मैं समझता हूँ हाई कोर्ट के फैसले में, कि दो एक बयान उन्होंने उसके अंदर अपने उर्दू के बयान उसमें प्रोड्यूस किए अपने ऑर्डर में, अगर आपके पास कॉपी हो लाहौर हाई कोर्ट की। वो पुलिस वाला कहता है कि जी, वो एक अकमल साहब है, अकमल अफजल, वो कहता है कि जी मैं भेस बदल के उस मीटिंग में शामिल था उनके घर पे, और मैंने सुना कि इमरान खान साहब ने कहा कि अगर मुझे गिरफ्तार कर लिया जाए तो अपने लीडरान से कहा कि आप ये जो लफ्ज इस्तेमाल किया है, फौजी और सरकारी तनसीबात का घेराव जिराव करेंगे, और दूसरी तरफ से जुबैर नियाजी, हसन नियाजी अस्करी तनसीबात और सरकारी तनसीबात घेराव जिराव करेंगे। ये उसका बयान में आया, एक आदमी का बयान जो रिकॉर्ड हुआ। लेकिन दूसरा जो उसमें जो गवाह उनके सामने था जिसका बयान उन्होंने रिकॉर्ड किया, वो एक 9 मई का बयान 9 के बजाय उन्होंने रिकॉर्ड किया 20/9 को। सबसे बड़ी बात यह है, इतने दिनों के बाद उसने बिल्कुल आइडेंटिकल किया कि मैं भी भेस बदल के वहां मौजूद था, मैंने सुना कि इस तरह से साजिश बनाई गई। इमरान खान से कहा कि जी अगर मैं गिरफ्तार हो जाऊं तो इस तरह फौजी तनसीबात पे हमला जलाओ गिराव किया जाए। अच्छा, इसके बेसिस पे उन्होंने मेरिट पे फैसला कर दिया लाहौर हाई कोर्ट ने कि जी देखिए, क्योंकि ये बिल्कुल ये साजिश इससे साबित हो गई जो इन दोनों ने कहा, इसलिए हम बेल इनकी नहीं बनती केस। दूसरी बात, उन्होंने कंसिस्टेंसी का रूल को वायलेट किया। इससे पहले 9 मई के केसेस में सुप्रीम कोर्ट और मुख्तलिफ अदालतें उनके जो को एक और मुख्तलिफ जो मुल्जिमान थे उनको बेल दे चुकी थी इसी ग्राउंड पे। तो रूल ऑफ कंसिस्टेंसी अप्लाई करते हुए उनको इसको एटीसी कोर्ट को बेल देनी चाहिए थी, अगर उसने नहीं दी तो हाई कोर्ट को दे देनी चाहिए थी। तो सुप्रीम कोर्ट ने दो बातें कही। उन्होंने कहा कि जी ये बताइए कि आपने ये फैसला तो लगता है मेरिट पे कर दिया, जो आपने होल्ड कर लिया, और पैरा में वो मौजूद है, उस पैरा में इनकी जो जजमेंट है मौजूद जज साहिबान की, उन्होंने क्लियरली कहा है कि notice the effect of petitioner's criminal conspiracy abatement words uttered by him result in loss of lives and state property at different including the occurrence of this case। ये पैरा 8 में क्लियर लिख दिया कि उसकी बावजूद थी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी थी और अबेटमेंट थी। ये लिखा, उन्होंने कहा जी ये कैसे कह सकते हैं, अभी तो जरा हुई नहीं। अच्छा, इस केस में और अच्छी बात, अभी एक बात और पता लगी वो जो हमें नहीं मालूम थी कल सुप्रीम कोर्ट के सामने, कि जी इसमें तो चालान भी पेश नहीं हुआ अभी इनके इन मुकदमात में। तो ये इसने मेरिट पे उन्होंने होल्ड किया कि जी ये बिल्कुल इन्होंने कॉन्स्पिरेसी का ये शामिल थे, और आज से ये प्रोहिबिटरी क्लॉज में आता है, और इसलिए हम इनको बेल नहीं दे सकते। बिल्कुल ठीक है। हाफिज एहसान साहब, इसके एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव, दूसरा पर्सपेक्टिव की तरफ जरा आपसे बात करते हैं। जमानत मंजूर होने के बाद क्या ये मुकदमात में कोई हतमी रिलीफ की तरफ कदम है, या ट्रायल में इमरान खान अब भी सजा के खतरे में है? क्योंकि यह भी एक चीज कही जा रही है
कि जी अगर इनिशियली 8 मुकदमात में उनको उनकी जमानत मंजूर की गई है और जो फैसला था लाहौर हाई कोर्ट का वो इतना कमजोर था, तो डाउन द रोड इसका इंपैक्ट ट्रायल पर जरूर आएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मंसूर, एक तो बात यह है कि पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने कल जो फैसला किया है वो उन्होंने फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर या कोई भी एक्यूज जो आता है उसको फैसिलिटेट किया है। बेल ग्रांट करना एक फैसिलिटेशन होती है कि जी हम टेंटेटिवली समझते ये हैं कि सारी चीज़ें जो हैं उसके अंदर डीपर एप्रिसिएशन जो है वो रिक्वायर्ड है और वो जो है ट्रायल कोर्ट उसको देखता है। अब उसके अंदर दो चीज़ें आगे आई हैं कि क्या पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट का कल जो फैसला आया है उसके अंदर दो दफा इसी केस के अंदर जो है यानी कि ट्रायल कोर्ट ने और उसके बाद हाई कोर्ट ने फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर्स की बेल इन 8 केसेस के अंदर रिजेक्ट की और उसके बाद मामला जो है वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर आया। अब 5 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। नंबर 1 ये है कि कल पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट की ऑब्जर्वेशंस या उसके बाद हाई कोर्ट की जो ऑब्जर्वेशन इन टर्म्स ऑफ ऑर्डर्स आई हैं उसको क्लियर टर्म्स के अंदर अनडू, ओवर रूल या सेट असाइड नहीं किया। नंबर 2 उसके अंदर ये है पूरी जो कल का आपके सामने ऑर्डर आया है उसके अंदर कोई एक भी ऐसी ऑब्जर्वेशन नहीं आई रिटन के अंदर कि जिसके अंदर प्रोसिक्यूशन को उन्होंने कहा है कि इनकी जो एविडेंस क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की हद तक थी वो उसको हम डिस्क्रेडिट करते हैं। तीसरा उस चीज के अंदर ये आया है कि सुप्रीम कोर्ट ने समझा ये है कि इन मैटर्स के अंदर जो है क्रिमिनल ट्रायल के अंदर अगर प्रोसिक्यूशन अपनी चीज लेके आता है और डिफेंस जो है उसको रद्द करने की कोशिश करता है तो वो अप्रोप्रिएट फोरम है, हम इस स्टेज के ऊपर नहीं जाना चाहते। चौथा उस चीज के अंदर ये आया है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो है जब बॉल वापस ट्रायल कोर्ट के अंदर भेजी है तो इसका मतलब ये है कि ट्रायल कोर्ट अब एक कॉम्पिटेंट कोर्ट होगी और जो भी वो फैसला करे चाहे प्रोसिक्यूशन की फेवर के अंदर करे या डिफेंस की फेवर के अंदर करे हमें उसे मानना चाहिए और मान के जो है अगर फैसला हम समझते हैं कि गलत है तो चाहे प्रोसिक्यूशन हाई कोर्ट में अपील में चली जाए या डिफेंस जो है वो अपील के अंदर चली जाए, सिस्टम को, जजेस को, प्रोसेस को टारगेट नहीं करना चाहिए। इसी तरह के आइडेंटिकल केसेस जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर पहले भी आए जब बेल कैंसलेशंस के थे और सुप्रीम कोर्ट ने एक टाइमलाइन दे दी और उस टाइमलाइन के अंदर उन्होंने कहा कि 120 दिन के अंदर ट्रायल करें। अब मंसूर ये है कि एंटी टेररिज्म एक्ट के अंदर जो है कोई भी केस अगर रजिस्टर्ड हो के चालान की सूरत में अदालत में पहुंचता है तो सेक्शन 19 के मुताबिक उसे 7 दिन के अंदर ट्रायल होना चाहिए और सेक्शन 25 के मुताबिक 30 दिन के अंदर उसका अपील का फैसला होना चाहिए, जो नहीं होता जिसमें प्रोसिक्यूशन या डिफेंस हम उस केस में नहीं पढ़ना चाहते। लेकिन जब इन केसेस के अंदर डायरेक्शंस आई इन्हीं केसेस के अंदर जिसके अंदर फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर भी एक्यूज हैं तो आपने देखा लाहौर के अंदर भी कन्विक्शंस आई, फैसलाबाद में भी आई, सरगोदा के कुछ केसेस में भी आई, तो वहां के ऊपर एक शोर मचाया गया कि देखें जी रात तक 12 बजे तक अदालतें बैठती हैं और हमें प्रॉपर मौका नहीं दिया। हालांकि 2.25 साल जो थे इस सारे इन्वेस्टिगेशन से लेके ट्रायल कंक्लूजन तक आपके गए। अब अगली जो चीज जो इंपॉर्टेंट है कि इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक चीज को पिक करके चीज को हाईलाइट किया जाता है। दो चीजें आपके सामने, एक चीज ये है कि पूरे मुल्क के अंदर 9 मई को इंसिडेंट्स हुआ, ये स्पॉन्टेनियस नहीं था, ये इसके अंदर जो है प्रीमेडिएशन थी, इसके अंदर ये था कि सडन प्रोवोकेशन नहीं थी, इसके अंदर इंस्टिगेशन आपको नजर आएगी और टारगेट आपको जो पैटर्न नजर आएगा वो पाकिस्तान की फौज के इदारे, पाकिस्तान की फौज या आपके शोहदा की जो यादगारें हैं या मॉन्यूमेंट्स हैं उनको डिसरिस्पेक्ट करना है। और एक ही पॉलिटिकल पार्टी के लोग जाते हैं, उनके लीडर्स जाते हैं, वो चाहे पेशावर है, पिंडी है, लाहौर है, सरगोदा है, फैसलाबाद है, वो आपको हर जगह नजर आते हैं। अब उसके अंदर ये है कि ये सारा जो एक्ट है आप एक प्रूडेंट माइंड से अंदर जाएं तो क्या ये आपको इंडिविजुअल एक्ट लगेगा? इंडिविजुअल एक्ट अगर होता तो किसी एक जगह या किसी एक शहर के अंदर इंसिडेंट होता तो बात समझ में आ जाती थी कि जी मॉब इकट्ठा हुआ और उन्हें कोई चांस नहीं मिल रहा और बजाय ये है कि किसी और जगह जाने के वो उधर चले गए तो आप उसको किसी और एंगल से देखते हैं। लेकिन अगर आप सिंबॉलिकली DHQ से लेके कोर कमांडर तक और ISI तक और एयर बेस तक और आप सारी चीजों पे जाते हैं तो इसका मतलब ये है कि इसके पीछे जो है कोऑर्डिनेशन भी है, इसके पीछे प्लानिंग भी है और इसको करने वाला कोई ऐसा शख्स है कि जिसका एक टॉप इन्फ्लुएंस है और उसकी इमा के ऊपर ये सारा हुआ है। अब ये जो सारी चीजें आएंगी एविडेंस के अंदर, एविडेंस के अंदर जो है दो चीजें आनी थी। एक ये था कि आपकी फोरेंसिक एविडेंस है जिसको फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ने उन्होंने कहा है कि जी मैं पॉलीग्राफी पे ऊपर भी मैं उसके अंदर जो वॉइस पे मैं बिल्कुल आता हूं, इस पे मुझे इजाजत दीजिएगा इस पे मैं बिल्कुल आता हूं। ऐसी चीज है कि जिसके अंदर आप ये नहीं कह सकते
कि ये जो कॉन्कॉक्टेड या प्लांटेड एक केस है और उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने जो प्रोसिक्यूशन उसको रद्द किया है। ओके, ठीक। सुप्रीम कोर्ट ने विंडो ओपन किया है, ट्रायल में मामला जाएगा, ट्रायल के अंदर वेरी फैसला वैलिड, आएगा। वैलिड बट पॉइंट आ गया जजिस जी, ठीक है। अच्छा, लेकिन प्यार के अंदर- ठीक, जुबैरी साहब जो जस्टिस के आड़ के अंदर मेरा ठीक ये हो ख्याल गया है सर, कि इस चीज को जो है वो लॉ से हट के पॉइंट बात आ नहीं गया जी करनी आपका, चाहिए। बिल्कुल ठीक है। जुबैरी साहब, आई रियली वांट कि इसको भी आप रिस्पॉन्ड करें, लेकिन अलोंग विद इट अदालत ने कहा है कि वो सिर्फ जमानत देखेगी, ट्रायल पर नहीं जाएगी। एक तो इस अप्रोच की क्या अहमियत आप समझते हैं, और जिस तरह अभी खोखर साहब फरमा रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने अनटर्न भी नहीं किया, अंडू भी नहीं किया और सेट असाइड भी नहीं किया जो कुछ पहली कोर्ट्स ने कहा। उन्होंने कहा कि जमानत को हम सिर्फ देखेंगे, ट्रायल पर हम लोग नहीं जाएंगे। शुक्र है इमरान खान साहब, शुक्र करें कि खोखर साहब जज नहीं है, वरना तो बेल इनकी रिजेक्ट हो चुकी होती। तो और माशाल्लाह बड़ी इन्होंने तारीफें की उनकी, फौज में सारे लोग, इन्होंने ये भी बता दिया कि जो हमला आवर थे सब उनका एक जमात से ताल्लुक, तमाशा इनके पास ये इन्फॉर्मेशन भी है, ये हम लोगों को नहीं मालूम था। चले अच्छी बात है, इनको मालूम है कि सिर्फ एक जमात के लोग थे जो हमला आवर थे। अभी तो ये इस्टेब्लिश होना है कि वो किस जमात से वो लोग ताल्लुक रखते थे। तो देखिए बिल्कुल सही बात है। मुझे नहीं समझ आ रहा कि लॉ की किस किताब में ये लिखा होता है बेल उन्होंने नहीं दी, लाहौर हाई कोर्ट ने बेल दे दी, तो इसका क्या मतलब हुआ कि हाई कोर्ट का फैसला गलत था, हाई कोर्ट का फैसला सेट असाइड हो गया। वरना अगर अपहोल्ड होता, बेल रिजेक्ट हो जाती इमरान खान साहब की कल, तो फिर वो फिर बात ये होती कि जी हाई कोर्ट का फैसला अपहोल्ड हो गया। ये कहने जी उन्होंने सेट असाइड, बिल्कुल बेल में मेरिट्स देखे ही नहीं जाती। यही तो वो कह रहे कि आप देखिए वो लाहौर हाई कोर्ट के फैसले में कहते हैं कि प्राइमा फेशी चक्री में इमरान साहब, एक पुलिस वाले ने सुना इन्होंने एक साजिश की, और 4 तारीख और 7 तारीख को इन्होंने लाहौर, 9 तारीख को लाहौर में ये साजिश की कि फौजी तंसीबात पे हमला करेंगे, इसलिए हम ये बेल रिजेक्ट करते हैं, इस पे मेरिट्स देखो। तो जाहिर बात बेल के अंदर तो ट्रायल तो नहीं हो रहा। सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा, पैरा 8 आप देख लिए उनके पैरास में क्या लिखा है कि ये बात जो आखिरी पेन अल्टीमेट पैरा है उसका, उसमें ये लिखा हुआ है कि ये चीजें आपने हाई कोर्ट ने कैसे देख ली। ये केस जो होगा कि शहादत आएगी उनके सामने, और अगर ये शहादत है जो ये पुलिस वालों की, ये और सिर्फ इनके पास ये 3 शहादतें जो लेके आए हैं जो हाई कोर्ट ने प्रोड्यूस किया, तो फिर तो इमरान खान साहब को उसमें कसदा हो ही नहीं सकती। चलें वो ट्रायल में, वहां उन्होंने कहा कि ट्रायल के अंदर ये बात फैसला होगा कि आया इमरान खान साहब ने साजिश की या नहीं की। उसके लिए आप प्रोसिक्यूशन पे बर्डन होता है, बारे सबूत प्रोसिक्यूशन पे होता है, इस्तगासा पे होता है, वो लेके आएगी अपनी एविडेंस और उसके ऊपर शहादत और उसके ऊपर जिरा होगी। उसके बाद कोर्ट देखेगी कि प्रोसिक्यूशन ने आया साबित किया कि इमरान खान साहब ने ये जुर्म किया था या नहीं किया था, यानी साजिश का या बैटमेंट का। तो ये उसकी जाहिर बात तो ट्रायल कोर्ट देगा। सुप्रीम बेल में स्टेज किसी में बेल केस में कोर्ट यही कहते हैं कि हम कोई ऐसी ऑब्जर्वेशन या फाइंडिंग नहीं देनी चाहिए जिससे ट्रायल पे अफेक्ट पड़े। जब भी आप देखिए कि हर बेल ऑर्डर में लिखा होता है कि ये टेंटेटिव फाइंडिंग है, हमारी टेंटेटिव असेसमेंट है, और इसका नहीं। लाहौर हाई कोर्ट के माशाल्लाह उस फैसले में ये भी नहीं लिखा हुआ, आप देख लीजिए, आपके सामने शायद उसकी कॉपी मौजूद होगी, लेकिन टेंटेटिव ही होती है। और उसमें जब भी मेरिट पे बात नहीं की जाती कि ट्रायल कोर्ट, उससे देखिए वो जूनियर कोर्ट होता है, वो नीचे का कोर्ट होता है, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट सुपीरियर कोर्ट्स होते हैं, तो वो अगर कोई जज ने एक बात कर दी उस पर, तो वो नेचुरली वो उस पर असरअंदाज हो सकती है, और इससे मुल्जिम को फेयर ट्रायल का अफेक्ट हो सकता है, या किसी को भी, प्रोसिक्यूशन को भी। तो उसके इस वजह से ट्रायल के ऊपर बात करनी ही नहीं चाहिए, और फैसला अभी होना है कि इमरान खान साहब ने अभी ये जुर्म किया है या नहीं किया है। बिल्कुल ठीक है। नाज़रीन, एक ब्रेक लेते हैं, लेकिन इस ब्रेक पे जाने से पहले खोखर साहब के लिए एक सवाल छोड़ के जाते हैं कि प्रोसिक्यूटर ने इल्जाम लगाया कि इमरान खान ने 9 मई के अहकाम दिए। अदालत ने इस इल्जाम को किस बुनियाद पर कमजोर समझा? एक ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक से वापस आएंगे तो यहीं से कंटिन्यू करेंगे। मेरे साथ रहिए। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। जी नाज़रीन, मेरे साथ हैं हाफिज एहसान अहमद खोखर साहब और आबिद जुबैरी साहब। खोखर साहब, आपके लिए सवाल छोड़ गया था। प्रोसिक्यूटर ने इल्ज़ाम लगाया कि इमरान खान ने 9 मई के अहकाम दिए। अदालत ने इस इल्जाम को किस बुनियाद पर कमजोर समझा? देखिए मंसूर, ये है कि जो और इसके साथ खोखर साहब, सॉरी खोखर साहब, इसके साथ वो भी जवाब दे दीजिएगा, पॉलीग्राफिक टेस्ट पर भी प्रोसिक्यूटर के एतराज को अदालत ने क्यों गैर अहम समझा? ये दोनों का इकट्ठे दे दीजिएगा जवाब। जी, नीचे जो बेल खारिज हुई है इन 8 केसेस के अंदर, ट्रायल कोर्ट के अंदर या हाई कोर्ट्स के अंदर, तो बुनियादी तौर पे 5 जो पॉइंट्स है उसकी बुनियाद के ऊपर हाई कोर्ट्स ने बेल रद्द की। एक, उन्होंने ग्रेविटी ऑफ ऑफेंस पे बात की, और जनरली ग्रेविटी ऑफ ऑफेंस जहां भी होता है वहां पे बेल जो है, और एंटी टेररिज्म एक्ट के अंदर बेल एज अ राइट या बेल एज अ आप ये कहें कि जी मुझे मिलनी चाहिए, इवन रूल ऑफ कंसिस्टेंसी के ऊपर भी जो है
हमारी सुप्रीम कोर्ट बजाते खुद कंसिस्टेंट नहीं है कि किसी केस के अंदर रूल ऑफ कंसिस्टेंसी को फॉलो कर लेती है, किसी केस के अंदर कह देती है कि नहीं जी इसके अंदर फैक्ट्स और हैं, हम इसमें नहीं जाएंगे। तो लिहाजा बेल का स्ट्रक्चर्ड किस्म की जो आपको सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट्स की जजमेंट नहीं मिलती कि जिसकी बुनियाद के ऊपर ये कहा जाए कि जी बड़ा वेल एस्टैब्लिश्ड लॉ है जिसके ऊपर ये बेल डिसाइड करता है, ये जज की डिस्क्रिप्शन है या ठीक फैक्ट्स ऑफ केस के ऊपर आता है। ठीक। अब ये है कि 5 बुनियादों के ऊपर ये केस जो है वो नीचे से जमानत खारिज हुई और ये पांचों बुनियादें जो है सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऑर्डर्स के अंदर इनको रद्द नहीं किया। 5 जो बुनियादें थी, बुनियादी तौर पे जो पहला आपका सवाल ये है कि प्रोसिक्यूशन का केस ये है कि जो भी 9 मई को हुआ उसके अंदर फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर जो है ये प्लानर भी हैं, इसके मास्टरमाइंड भी हैं और उनके इंस्ट्रक्शंस के ऊपर ये आया है। ये बुनियादी तौर पे एफआईआर के अंदर केस है और इसी के लिए आपका जो सेक्शन 120 है बी है जो पीपीसी का है या सेक्शन 121 ए जो है उसको उन्होंने अपनी एफआईआर के अंदर इनकॉर्पोरेट किया है। अब दूसरा उसके अंदर ये है कि जब उन्होंने डिसमिस की, नंबर उन्होंने कहा कि ग्रेविटी ऑफ ऑफेंस है, नंबर 2 एंटी टेररिज्म एक्ट के अंदर एक्यूज जो है उसके जो बेल के राइट्स हैं वो लिमिटेड हो जाते हैं, नंबर 3 ये है कि जो फोरेंसिक एविडेंस है जिसका पॉलीग्राफिक है या वॉइस मैचिंग है या उसके बाद आपका फोटोग्राफिक टेस्ट है उसका उन्होंने इन्फ्लुएंस एडवर्स किया है कि अगर कोई शख्स जो है अगर उस फोरेंसिक एविडेंस के अंदर अपने आप को कॉपरेट नहीं करवाता या उस इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस के अंदर नहीं आता तो इसका मतलब ये है कि उसका एडवर्स इन्फ्लुएंस है कि उसके अंदर कुछ ऐसा है कि जिसकी वजह से उस टेस्ट को अंडरटेक नहीं करने दिया जा रहा है, उसको अंडरटेक का प्रोसेस नहीं आता। ये आपके कानून शहादत ऑर्डर का आर्टिकल 54 या आर्टिकल 169 के अंदर जो है ये एडमिसिबल एविडेंस है, लेकिन आप एक्यूज को इसके अंदर जो है कंपेल नहीं कर सकते कि आपने हर सूरत में जाना है। लेकिन अगर एक्यूज जो है वो उसको रेसिस्ट करता है तो उसके खिलाफ एडवर्स जाएगा। तीसरा उसके अंदर उन्होंने कहा कि जिस स्केल के ऊपर पूरे मुल्क के अंदर ये इवेंट आए हैं ये आपको इंडिविजुअल एक्ट्स नहीं लगते, इसके नीचे प्लानिंग है और प्लानिंग जो है उसको कोऑर्डिनेट के इंस्ट्रक्शंस की बुनियाद पे किया गया है और उनके पॉलिटिकल लीडर जो है वो आपके फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर है। चौथा उसके अंदर उन्होंने ये कहा है कि ये सारी जो सफिशिएंट एविडेंस हमारे सामने आई है कि जिसके अंदर एक ही पॉलिटिकल पार्टी के लोग हैं, यानी कि मॉब के अंदर कोई ऐसा नहीं है कि लोगों ने को और गए और पॉलिटिकल पार्टी को इन्वॉल्व किया गया, एक ही पॉलिटिकल पार्टी के लोग गए हैं और उनकी डायरेक्शन जो है वो एक ही पैटर्न के ऊपर पाकिस्तान की फौज के इदारे या पाकिस्तान की इंस्टॉलेशन है मिलिट्री या उसके बाद आपके मॉन्यूमेंट्स हैं। तो ये सारी चीजें ऐसी शो करती हैं कि बकौल उनके कि प्राइमा फशाई ये बेल का केस नहीं बनता बट अल्टीमेटली ट्रायल कोर्ट इसका फैसला करेगी। ठीक। अब मंसूर इन सारे कॉन्टेक्स्ट में अगर आप देखा जाए तो एक चीज बड़ी वाज़ेह इस चीज के अंदर आती है कि आपके सामने जिस तरह मैंने कहा कि इंसिडेंट कमीशन जो है वो हुआ है, उसके पीछे जो है वो अल्टीमेट कर लेगा, उसका अदालत के अंदर जाएगी, लेकिन उससे पहले जाके सिर्फ पिक एंड चूज करके जो है वो जज को टारगेट करना या इन्वेस्टिगेशन को टारगेट करना या सुप्रीम कोर्ट के अंदर। अब यही चीफ जस्टिस है जिन्होंने आपके सामने बेल दी है और सबसे ज्यादा मुखालफत इन्हीं चीफ जस्टिस की है कि जी ये बेनिफिशरी हैं, ये जो है 26वीं तरमीम को फिक्स नहीं होने दिया और ये जो है इन्होंने जस्टिस मंसूर या जस्टिस मुनीब की बात नहीं की। तो आज तो वही चीफ जस्टिस है। तो वो जो नैरेटिव एक क्रिएट किया जाता है यह है कि जी 26वीं आईनी तरमीम से पहले जो है पाकिस्तान की अदलिया बड़ी आज़ाद थी और पाकिस्तान की अदलिया के जजेस बड़े आज़ाद मंश किस्म के इंडिपेंडेंट थे और 26वीं आईनी तरमीम के बाद सारा सिस्टम जो है वो कोलैप्स हो गया है और बिल्कुल ट्रस्ट नहीं रहा। मेरा ख्याल है उसको भी पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने रद्द किया है कि हमारे सामने जो चीज आती है अगर उसके अंदर जो है अकॉर्डिंग टू लॉ को रिलीफ बनता है या कुछ चीज बनती है तो हम उसको देते हैं। जिन 4-5 फैसलों की बुनियाद के सुप्रीम कोर्ट को डिस्क्रेडिट किया जाता है उसमें वन जो है वो ये है बुनियादी तौर पे पीटीआई जो है वो आपसे पॉलिटिकल जस्टिस मांगती है, वो कॉन्स्टिट्यूशनल जस्टिस नहीं मांगती। तो इसलिए मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप अप्रैल 2022 के अंदर जब इन्होंने असेंबली को डिसॉल्व किया वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस को गलत तौर पे रद्द करके आर्टिकल 5 के, तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर पॉलिटिकल जस्टिस का उन्होंने लिया कि नहीं जी हम समझते हैं कि यहाँ पे फॉरेन इंटरवेंशन है और आप कौन होते हैं हमारी इंटरनल प्रोसीडिंग्स के अंदर। फिर उसके बाद जब आपकी असेंबलीज डिसॉल्व की गई फिर पॉलिटिकल जस्टिस आया, फिर उसके बाद जो है प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के अंदर भी पॉलिटिकल जस्टिस है, फिर एलोकेशन ऑफ रिजर्व सीट कहां कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आर्टिकल 51 के अंदर है कि जी आप ये कहें कि जी हमारा जो है
सीट्स हमें मिलती हैं, लेकिन पॉलिटिकल जस्टिस आया। इंट्रा पार्टी के अंदर लॉ कॉन्स्टिट्यूशन में खोखर साहब पॉइंट आ गया जी, ये पॉइंट टेकन, पॉइंट वेल टेकन। 2019 से 25 तक नहीं आया, आप ठीक। पॉलिटिकल जस्टिस मांगते हैं। तो मेरा ये है कि पॉलिटिकल जस्टिस होना चाहिए, लेकिन वो कॉन्स्टिट्यूशनल जस्टिस या लीगल जस्टिस पे प्रिवेल अपॉन नहीं है। और हमें इंस्टीट्यूशंस की रिस्पेक्ट करते हुए, सिस्टम के अंदर रहते हुए अपनी जितनी रेमेडीज है उनको अवेल करना चाहिए। पॉइंट आ गया जी, उसके ऊपर ठीक हो ट्रस्ट गया। करना। अच्छा खोखर साहब पॉइंट बिल्कुल लगाया, लेकिन जुबैरी साहब इसमें अब दो चीजें हैं। एक तो जो अभी खोखर साहब कह रहे हैं कि जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पॉलिटिकल जस्टिस मांग रही है हर चीज के अंदर, राइट फ्रॉम द डे जिस वक्त वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हुआ था तब से लेकर आज तक एक पॉलिटिकल जस्टिस मांग रही है। अगर इसका एक और भी पर्सपेक्टिव ये है कि अगर हम देखें इसी की अगर हम हेयरिंग की बात करें तो आर्टिकल A10 के तहत बुनियादी हकूक को किस तरह तरजीह दी गई है, और 5 मुकदमात में नामजदगी ना होने पर अदालत ने वकील का जो मौक़िफ़ था उसको आप क्या समझते हैं, किस बुनियाद पर फिर तस्लीम किया? देखिए, पहली तो बात है कि जो खोखर साहब हमेशा एक पार्टी पर अटैक करते हैं और फिर वहाँ पूरे उससे शुरू होते हैं PTM की हुकूमत से। जब नो तो मेरे ख्याल से इससे जब इनको बुलाया जाए तो PTI वाले को ज़रूर बुलाया जाए ताकि वो डिफेंड कर सके, जो क्योंकि सवाल आपने इनसे पूछा था कि वो क्या, और उस पर वो वहाँ वहाँ तक खोखर साहब ने माशाल्लाह से हमें पूरा बताया सबके PTI के लिए ये किया वो किया। पॉलिटिकल जस्टिस, पहली तो बात है पॉलिटिकल जस्टिस क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशनल जस्टिस मेरी तो समझ में नहीं आता। एक पार्टी, एक आदमी है, उसके खिलाफ मुकदमे पे मुकदमे बनाए जाते, 200-300 मुकदमे बन गए, वो क्या पॉलिटिकल जस्टिस मांगता है या कोर्ट्स के पास जाता है? लेकिन कोर्ट्स को आपने कंट्रोल कर लिया 26वीं तरमीम से। अब आपको कोई किसी से रिलीफ मिलती है नहीं मिलती, क्योंकि इंस्टीट्यूशन आफ्टर ऑल ये जजेस भी तो इंस्टीट्यूशन के कि जजेस को अटैक किया जाता है क्यों नहीं? अगर जज गलत फैसला कर रहा है और जो आजकल कोर्ट के हालात हो गए उस पर आदमी बात ना करे, तनकीद ना करे, किस आइन के तहत पाबंदी है कि उनकी तनकीद नहीं की जाती उनके फैसलों पर? ये मेरा और आपका बुनियादी हक है कि अगर जज का कोई फैसला गलत आता है उस पर तनकीद करी जाए। अगर उसका फेवर में आता है तो आप उसकी तारीफ करें, जो पार्टी उसके पूरा हक होता है हर किसी को उस पर तनकीद करने का, कोई नहीं रोक सकता उसको जज की, क्योंकि इट्स अ पब्लिक डॉक्यूमेंट। तो ये कह देना कि जी वो उस पार्टी ने ये किया और पॉलिटिकल जस्टिस मांगते हैं और कॉन्स्टिट्यूशनल जस्टिस नहीं, तो ये पटिशन कॉन्स्टिट्यूशनल थी। अब आपने बात की कि मॉडर्न, आपने उनसे सवाल किया था मॉडर्न टेक्निक्स के ऊपर, उस लाहौर हाई कोर्ट ने कहा कि जी उन्होंने पॉलीग्राफ टेस्ट और एक्स टेस्ट उन्होंने इन्वेस्टिगेशन नहीं किया, इसलिए ये बड़ा ग्राउंड बन गया। सेक्शन 154 तो है नहीं इस कॉन्टेक्स्ट में, ओनली सेक्शन 164 है कानून शहादत का, जो वो ये बात करता है कि जी मॉडर्न डिवाइसेस से अगर कोई एविडेंस अवेलेबल हो जाए वो, उसके ऊपर भी एक जजमेंट है पूरी 5 मेंबर बेंच की सुप्रीम कोर्ट की 2019 जस्टिस आसिफ सईद होसाकी कि उनको प्रोड्यूस कैसे किया जाता है। आपने ये आप सुप्रीम कोर्ट का और जजमेंट आपके सामने होगी, ये प्रोसिक्यूटर ने ये पॉइंट तो लिया ही नहीं है वहां, अगर लिया भी होगा तो इसमें रिकॉर्डेड तो है नहीं। क्योंकि ना मैं वहां था, हो सकता है खोखर साहब वहां मौजूद हो उस केस को सुनने के लिए, मैं तो नहीं था, लेकिन आप सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर, उन्होंने कोई पॉलीग्राफ वाली बात तो की नहीं। उन्होंने कहा 3 विटनेसेस हैं जिन्होंने देखा, चक्री पे देखा, लाहौर पे देखा, ये मेरे पास शहादत है, और कंसिस्टेंसी पे वो केस अलग है, ये उसने आर्ग्यू किया। तो जिस पे जजेस ने उनसे पूछा कि ये तो मेरिट पे सारा उन्होंने फैसला कर दिया, इसके बारे में आप कहते हैं, तो उन्होंने कहा ये मेरिट पे कर दिया, लेकिन ये देखें ये तो टेंटेटिव फाइंडिंग्स होती हैं, फाइनल तो नहीं होती। इस बात पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये गलत किया हाई कोर्ट ने, अब हम मेरिट्स पे चले नहीं जाएंगे, आपको बेल दी जाती है और ये बात ट्रायल कोर्ट पे छोड़ी जाती है कि जी ये डिसाइड करें कि उन्होंने ये कॉन्स्पिरेसी की थी या नहीं की थी, अगर की थी तो उनको सजा होनी चाहिए, नहीं की थी तो उनको बाइज्जत बरी होना चाहिए। तो ये चीजें आप देखिए, ये सुप्रीम कोर्ट का कि जी उन्होंने हाई कोर्ट ने ये कर दिया, जो हाई कोर्ट ने कहा सुप्रीम कोर्ट ने उसको रद्द कर दिया। प्रोसिक्यूटर ने कहा ये पॉइंट उठाया, आप देखिए पैरा 3-4 पे उनके आर्ग्यूमेंट्स रिकॉर्डेड है, पॉलीग्राफ वाले टेस्ट की तो बात ही नहीं कर रहे। अच्छा हाफिज साहब, इसमें लास्ट जरा मुझे बताइएगा, 2 क्वेश्चन, एक आपसे एक मैं जुबैरी साहब से लूंगा। ये प्रोसिक्यूटर का केस अब जो है, क्या ये कमजोर हो गया है या ट्रायल में आपको लगता है बुनियाद बाकी है? और ये जो जमानत का फैसला है इसमें जो शवाहिद को प्रमा फसाए कमजोर मान लिया गया है, इसको कैसे देखा गया है? देखें मंसूर, मैं उस कल की प्रोसीडिंग में मौजूद था, जुबैरी साहब हमारे दोस्त हैं। जब भी आप केस सुप्रीम कोर्ट के अंदर फाइल करते हैं तो उसको इनिशिएट करता जो है जिसने केस फाइल किया होता है, चाहे वो प्रोसिक्यूशन अगर किसी केस के खिलाफ आई है तो अगर वो उस केस के अंदर पिटिशनर या एपेलेंट है वो उस केस को स्टार्ट कर देती है, और अगर जिस तरह इस केस के अंदर जो थी फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर्स की बेल थी तो उनके लॉयर्स ने इसको स्टार्ट करना था, लेकिन वो सारा प्रोसेस जो है वो प्रोसिक्यूशन से ही स्टार्ट किया गया और उन्हें कहा गया कि जी आप इन चीज़ों को एक्सप्लेन करें। तो उसका मतलब ये था कि जब जज किसी चीज़ की एक्सप्लेनेशन की तरफ जा रहा है
तो उसका ये है कि वो उन चीज़ों को जो है, जो एक ऑलरेडी उनके ख्याल के अंदर जो रूल ऑफ कंसिस्टेंसी था कि 2-3 और जो एक्यूज है जिनको बेल जो थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने दे दी है, तो हमें उसके पैरामीटर्स के अंदर जाके जाना चाहिए। लेकिन किसी एक जगह पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने ये नहीं कहा कि जी प्रोसिक्यूशन का केस कमजोर है, आपके सामने कोई ऑब्जर्वेशन नहीं आई। किसी जगह नहीं कहा कि जी डिफेंस जो है वो बड़ा स्ट्रॉन्ग केस रखता है, बिल्कुल आपके सामने नहीं आई। क्योंकि जब भी प्रोसिक्यूशन या इवन जो डिफेंस वाली साइड थी, अगर वो बात करना भी चाहिए, तो चीफ जस्टिस के बेंच ने ये कहा है कि हम इनके ऊपर नहीं जाना चाहते। ये फैसला जो है वो ट्रायल कोर्ट ही मुनासिब फोरम है, क्योंकि क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के अंदर ये सारी चीजें अटेंडिंग सर्कमस्टांसेस आती हैं। दूसरा चीज ये है कि जो जुबैरी साहब ने जिसकी तरफ इशारा किया जो है कि जिन केसेस के अंदर कॉन्टेक्स्ट के अंदर मैंने बात की, ये सारा सिलसिला मैंने आपके सामने रखा है, उसके अंदर दो एस्पेक्ट्स है ना कि आप कॉन्स्टिट्यूशन पिटीशन अगर सुप्रीम कोर्ट के अंदर लेके जाते हैं या हाई कोर्ट में लेके जाते हैं, तो आपका जो जिस्ट या थ्रस्ट ऑफ आर्गुमेंट होता है वो उस कॉन्स्टिट्यूशन की लॉ की जो है वो या आप उसकी सुप्रीमेसी चाह रहे होते हैं या एप्लीकेशन चाह रहे होते हैं, या ये समझते हैं कि इस कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन के खिलाफ जो चीज है, लिहाजा इस वजह से मेरा केस जो है मजबूत है। अगर अब इन सारी चीजों के अंदर जो है वो आपको कॉन्स्टिट्यूशनल साइड के अंदर जोर कम नजर आए, तो फिर आपका दूसरा, और जब दूसरा फिर उसका एक रिएक्शन है। अब उसका रिएक्शन ये है कि क्या ये बात हकीकत नहीं है कि 26वीं आईनी तरमीम से पहले भी जब से काजी फाइज का चीफ जस्टिस का टेन्योर स्टार्ट हुआ है, उस दिन से पाकिस्तान का चीफ जस्टिस का ऑफिस जो है, या इस्लामाबाद हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस, इवन उससे पहले भी, या लाहौर हाई कोर्ट का है, या विंडो शॉपिंग जिस तरह की जाती है, क्या जुडिशरी टारगेट नहीं है? तो अगर जुडिशरी, हम तो सारे ये समझते हैं, ये सीखते ही हैं कि पेंडिंग प्रोसीडिंग्स के ऊपर आप बात नहीं कर सकते। आपके सामने जब जजमेंट आ जाए, हाँ उसको क्रिटिसाइज भी करें, चैलेंज भी करें। तो ये जितने केसेस थे उस पेंडिंग प्रोसीडिंग्स के अंदर, क्या पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के जजेस या इंस्टीट्यूशंस या हाई कोर्ट या फौज या पार्लियामेंट जो है वो टारगेट नहीं हुई? हमने तो यही सीखा है कि आप किसी चीज को ओनली मेलाफाइडी ग्राउंड पे नहीं स्ट्राइक डाउन कर सकते जितनी देर तक आप कॉन्स्टिट्यूशनल फंडामेंटल राइट्स के पैरामीटर्स पे नहीं आते, जो आपके आर्टिकल 8 से लेके 28 तक है, या आपकी प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी के अंदर आते हैं। तो ये इन सारी चीजों को अगर आप अहाता करें और मंसूर ये देखा जाए, तो मैं ये बार बार यही गुजारिश करता हूं कि पाकिस्तान सबका है, ये सारी पॉलिटिकल पार्टीज हमारी हैं, ये मुल्क हमारा है, ये पार्लियामेंट, ये फौज, ये अदलिया हमारी है। हमें उसके अंदर स्पेस देनी चाहिए, स्पेस लेनी चाहिए, स्पेस देनी भी चाहिए, स्पेस लेनी चाहिए, वेरी वैलिड है। लेकिन जुबैरी साहब, ठीक हो गया, अंदर भी रहना चाहिए जो कॉन्स्टिट्यूशन हर प्रोविजन के अंदर रिस्ट्रिक्ट करता है। मुझे जरा जुबैरी साहब के पास जाने दीजिएगा। ना आपके फंडामेंटल राइट्स है, ना अनलिमिटेड हाफिज साहब पॉइंट आ गया जी आपका, ठीक है, ठीक है। खोखर साहब, जुबैरी साहब लास्ट सर जरा मुझे बताइएगा, जिस तरह अभी कह रही हैं कि स्पेस देनी चाहिए, क्या ये फैसला सियासी मुकदमात में बुनियादी हकूक को तरजीह देने का पैगाम देता है? एक, और अगर ट्रायल कोर्ट सजा देती तो क्या इस जमानत से अपील में आसानी होती? यह भी जरा बताइएगा। नहीं, इससे कोई नहीं होगी। देखिए, मैं कह रहा हूँ कि ये जो फैसला आया है, इसका ट्रायल कोर्ट के ऊपर जो फैसला आएगा उस पर कोई असर नहीं होगा। वो फैसला होगा शहादत के बेसिस पे। प्रोसिक्यूशन को वो बर्डन प्रोसिक्यूशन पे है, इनिशियल बर्डन, कि वो दिखाएं कि इमरान खान साहब ने या और लोगों ने ये जुर्म किया 9 मई का, ये साजिश में वो शामिल थे, ये साजिश तो उन्होंने की। अगर उसमें कामयाब होते हैं तो सजा मिलेगी, नहीं होते तो उनको केस उनका डिसमिस हो जाएगा। तो ये कह देना से, लेकिन स्पेस की बात नहीं होती, यहाँ आइन और कानून की बालादस्ती की बात है। हम कहते हैं कि जो 26वीं आईनी तरमीम हुई है, इसने आइन और कानून की बालादस्ती को खत्म कर दिया। ये किसी इंस्टीट्यूशन पे हमला नहीं है, हम उस इंस्टीट्यूशन के लिए खड़े हुए हैं कि जो आइन था हमारा, उसका एक तरह का मुरतब था। अब आपने उठा के एग्जेक्टिव को हावी कर दिया जुडिशरी के ऊपर, और अपनी मर्जी के बेंचेस बनाने पे उनको बाख्तियार बना दिया एग्जेक्टिव को कि वो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच कौन सी बनेगा, कौन सा जज उनके केसेस सुनेगा। क्योंकि देखिए कि सारी पटिशन जो मैं और आप दाखिल करते हैं वो सरकार के खिलाफ होती है, हुकूमत के खिलाफ होती है, तो वो अब उनकी बेंच वही बनाते हैं कि जी ये कॉन्स्टिट्यूशनल जजेस हम समझते हैं, हम ये केस हमारे सुनेंगे, यानी वो बेंच भी बना रहे हैं और वो केस भी वही के खिलाफ सुन रहे हैं। ये इंसाफ की बात, ये स्पेस है, ये अभी जुबैर साहब, थैंक यू वेरी मच। हाफिज एहसान अहमद खोखर साहब, बहुत शुक्रिया जी। आई एम सॉरी, आई वाज गोइंग आउट ऑफ टाइम जी। नाज़रीन, एक ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक से वापस आएंगे तो निहाल हाशमी साहब, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, और नियाजुल्लाह नियाजी साहब, तर्जुमान इमरान खान, मेरे साथ होंगे एक ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। जी नाज़रीन, मुझे ज्वाइन किया है निहाल हाशमी साहब ने, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, और नियाज़ुल्लाह खान नियाज़ी साहब ने, तर्जुमान इमरान खान साहब। बहुत शुक्रिया आप दोनों के टाइम देने का। नियाज़ी साहब, 9 मई वाक़यात में 2 साल बाद गिरफ्तारी की गई है अलीमा खान के दोनों बेटों की, और ये गिरफ्तारी उस वक्त हुई है जब खान साहब को 9 मई के मुकदमात में 8 केसेस के अंदर उनको जमानत मिली है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसको कैसे देख रही है जी? देखें जी, वैसे आप देखें कि इमरान खान का भी अभी तक चालान ही पेश नहीं हुआ, यानी 2 साल उसको भी देख लें कि ये इमरान खान ने सज़ा काटी है 2 साल। अगर ये 2 साल बाद आके बेल होनी है तो हम ये कानून में ये कहते हैं कि ये उसकी सज़ा शुमार होगी, क्योंकि इमरान खान के कल केसेस में आपने देखा जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने बेल ली, वहाँ ये बताया गया कि 9 मई वाले दिन तो इमरान खान को इस्लामाबाद हाई कोर्ट से अरेस्ट किया गया था। इमरान खान तो उस दिन नैब की कस्टडी में थे। इमरान खान के खिलाफ जो 8 FIR में, उनमें जो 5 FIR हैं उनमें इमरान खान का नाम ही नहीं है, और 3 FIR में जो नाम है वो 11, 12 और 10 की FIRs हैं। ठीक है। और देखें अपना मंसूर साहब, इमरान खान के खिलाफ तो कोई एविडेंस ही नहीं है, ना उन्होंने कोई कमांड दी, ना कोई वीडियो मैसेज है। यही जज साहबान ने कहा है कि अगर उनका केस रूल ऑफ कंसिस्टेंसी पे देखा जाए तो दूसरों के तो पैगामात भी, इमरान खान का तो कोई रोल ही ऐसा नहीं है। तो लिहाजा ये केस अगर एविडेंस भी आई तो एविडेंस भी इमरान खान के खिलाफ 109 की कोई नहीं है, ये एक्विटल का केस है। अब आ जाए दूसरा, कल ही बेल हुई, ठीक है। हाँ जी। और 2 साल बाद, 2 साल बाद इनको याद आया कि इमरान खान की अगवा वो भांजा जो कहीं बह जो एथलीट्स है शहरोज, उसको ऑफलोड किया एयरपोर्ट पे, फिर उसको आके घर आपने देखा कि रियासत ने ऐसा तशद्दद किया कि उनके घर, उनकी चादर चार दीवारी, उनकी मिसेज को जिस तरीके से घर दाखिल हुए और उसको उठा के ले गए। और पहले कहा कि वो कितने मुकदमों में इन्वॉल्व है, आज आके वो कहते हैं कि किसी मुकदमे में उनका नाम कहीं सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट में आ रहा है। ठीक है, तो ये सप्लीमेंट्री स्टेट, और वो भी वो जना हाउस वाला। अब ये भी कोई ऐसा केस नहीं है। आज फिर वो दूसरा भाई गया है शेर शाह, उसको अरेस्ट कर लिया है। तो ये उस जब्बर, जुल्म, तशद्दद ठीक जो 8 फरवरी के बाद आप देख रहे हैं, ये उसका सिलसिला है, उसकी कड़ी है। पॉइंट आ गया। तो रियासत जो जब्बर, खासकर हुकूमत, ठीक हो गया। हाशमी साहब, आपकी तरफ में आता हूं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इस फैसले को किस नजर से देख रही है, और क्या ये फैसला हुकूमत की पॉलिसी और बयानिए के लिए कोई धचका तो नहीं बन गया जी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, जब एक बार FIR में या किसी ऐसी चीज में किसी का नाम होता है, तो वो 1 साल बाद हो या 2 साल बाद या 10 साल बाद, if someone is wanted in any matter, no matter how long it is, वो उसको कस्टडी में ले लेते हैं, और उनके जो शवाहिद के बुनियाद पे किसी को बरी किया जाता है या किसी को सजा दिया जाता है। तो मैं समझता हूँ जिन लोगों ने उनको कस्टडी में लिया, जिन लोगों ने वो भी कानून मुझसे कम समझते होंगे, बहुत ज्यादा समझते होंगे, तो अगर उनको कस्टडी में लिया तो उसकी कोई ना कोई वजूहत होगी। ठीक है। अब हमें देखना पड़ेगा कि आगे जब ये अदालत में पेश किया जाता है तो अदालत किस तरह से उसको ट्रीट करती है और इनके वकील उस मैटर को कैसे प्रोसीड करते हैं फर्दर। ये एक बड़ा आसान काम है। देखिए, ये एक इंटरनेशनली नोन फैक्ट है, जब किसी पार्टी के लोग जब गिरफ्तार होते हैं या उनको हिरासत में लिया जाता है तो वो इस तरह के बहुत सारे जो उनके एलिगेशंस है वो होते हैं कि ये तशद्दुद हुआ, ये ज़दकोब किया, ये चादर और चार दीवारी को पामाल किया गया। लेट्स कम, अदालत आए, अदालत में जब आएंगे तो हम देख लेंगे। आप भी आज़ाद है, मीडिया भी आज़ाद है, देख लेंगे कि किस तरह की प्रोसीडिंग है और किन वजूहात पे उनको गिरफ्तार किया गया और इतना लेट क्यों हुआ, वो सारा एक्सप्लेनेशन आ जाए। ठीक ठीक, वैलिड पॉइंट है। ठीक है, लेकिन नियाज़ी साहब, अब दूसरी चीज़, एक तरफ कहा जाता था कि जी एतमाद नहीं है अदालतों पे, अब उन्हीं अदालतों से रिलीफ दिया गया है, रिलीफ मिला है इमरान खान को, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। क्या इसके बाद आपको लगता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बयानिए में कोई तब्दीली आपको आती नजर आती है? नहीं, मैं मंसूर साहब आपको बताऊं कि इमरान खान ने हमेशा कहा है कि मैं अदलिया की आज़ादी, आइन की बालादस्ती पे यकीन रखता हूं। हम जितने मुकदमात, हमें अगर ख़ासकर आप इद्दत केस देख लें, आप साइफ़र केस देख लें, हमने अदालतों का दरवाज़ा नहीं छोड़ा और हम यही कहते हैं कि अदालतें आज़ाद होनी चाहिए। 26वीं तरमीम पे हमारा जो वर्षन है वो यही है कि
कि 26वीं तरमीम में आपने अदलिया की आज़ादी विच इज़ मैंडेटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, जो प्रियम्बल में है कि अदलिया आज़ाद होगी, इतना लफ्ज़ हमने कहा है कि ये बेसिक स्ट्रक्चर के खिलाफ है, अदलिया को आज़ाद होना चाहिए। हम जो भी हो रहा है, हमने कोई अदालतों पे हमले तो नहीं किए ना सर, हमने मंसूर साहब कोई सुप्रीम कोर्ट पे चढ़ाई तो नहीं कर दी जिस तरीके से इन्होंने की थी। हम बावजूद इतने जुल्म जबर तशद्दुद की उसी अदालतों के पास जा रहे हैं। तो हम आज भी कहते हैं कि हम ये नहीं कहते कि कोई पीटीआई किया, हम कहते हैं कि जज जो है चाहे हमारे खिलाफ फैसला दे चाहे हमारे हक में दे, वो आज़ाद मंश जज हो, वो आज़ादी पे यकीन करे और उसकी आज़ादी को कोई हुकूमत अंडरमाइन ना करे, उसके कोई प्रेशर ना डाले। अब प्रेशर तो ये डालते हैं, अभी निहाल साहब ने कहा कि दो नाम था FIR में, तो भाई 2 साल तो यही लड़के ये तो सारा दिन अदालतों में थे, शहरोज भी हमारे साथ आता था, शेर शाह भी, आज आपके अरेस्ट किस FIR में उनका नाम है? तो ये तो कल के जो 9 मई के केसेस की बेल हुई है, इतनी जल्दी में इन्होंने ये सारा एक्शन किया है। तो आपने, हम अदालतों पे यकीन करते हैं, बेशक हमें अदालतों से वो रिलीफ ना भी मिले, लेकिन हम फिर भी मंसूर साहब अदालतों पे जा रहे हैं। हम सारे केस, हम इसी वजह से कहते हैं कि खान साहब का जो एक केस रह गया है, 8 केसेस में बेल हो गई है, अगर ये बेल पहले हो जाती तो खान साहब शायद बाहर भी आ जाते। तो हम यही कहते हैं कि अलकादर का केस, जब हम कहते हैं हमें सजा हुई है, जो भी हुई है सजा गलत, हमारा केस लगाया जाए, तो वो अदालत में नहीं लगता, लेकिन हम बार बार अदालत को परसू कर रहे हैं, वहाँ अर्ली हियरिंग की एप्लीकेशन भी दे रहे हैं। और मुलाकात का आपने देखा, मैं स्पोक्स पर्सन हूँ, हम मुलाकात के लिए भी अदालत को बार बार कहते हैं कि आपका अदालत का आर्डर जो है एग्जेक्टिव नहीं मान रही, और उसके लिए हमने कंटेम्प्ट दिए, वो भी नहीं लग रही। तो हम अदालतों के पास जा रहे हैं और हमें अदालतों की आज़ादी पे हम कहते हैं कि अदालतें जो आज़ाद फैसले करें। और ये तो बिल्कुल राइट था 2 साल बेल को इस तरीके रखना। 109 को साबित करना भुट्टो केस में भी आ चुका है, बड़ी कंक्रीट एविडेंस चाहिए। तो जज साहब ने कल सुप्रीम कोर्ट ने ये पूछा कि आप बताएं, प्रोसिक्यूशन को कहा, प्रोसिक्यूशन जो अपने केस में बिल्कुल फेल हो चुकी थी, उन्होंने कहा कि आप बताएं कि कोई बेल डिक्लाइन हुई है 109 में, और कोई बेल ललकारा में कभी डिक्लाइन हुई है, हमें सुप्रीम कोर्ट का कोई प्रेसिडेंट बता दें। तो वो नहीं बता सके, और उन्होंने कहा कि इसके खिलाफ क्या एविडेंस है। तो ये केस मेरिट पे भी, अच्छा, और लेकिन कंसिस्टेंसी भी इमरान खान के हक में है। ठीक हो गया न्याय साहब, बिल्कुल पॉइंट आपका आ गया। लेकिन हाशमी साहब, इसमें एक और पर्सपेक्टिव भी है, एक और पर्सपेक्टिव ये, अभी हम पहले भी इस हिस्से में ये बात कर रहे थे जब लीगल एक्सपर्ट्स थे, कि प्रोसिक्यूशन ने बड़ा कमजोर केस पेश किया है। तो क्या ये जमानत, आपको क्या लगता है, क्या प्रोसिक्यूशन की वजह से है? क्योंकि कई लोग तो कह रहे हैं जी हो सकता है कोई डील भी हो गई हो, और अगर कोई वाकई रिलीफ मिलता है इमरान खान साहब को, तो क्या हुकूमत का रद्द-ए-अमल इसके ऊपर क्या होगा? देखिए, मैं समझता हूं कि अगर पाकिस्तान की अदलिया किसी भी शख्स को अगर रिलीफ देती है, अगर उनके अपने सवाब में किसी शख्स का रिलीफ बनता है, तो आइन और कानून के मातहत और उसके तनाजुर में तो वो उसका हक है, और हम में से किसी को उस पर उंगली नहीं उठाना चाहिए। और जब अगर वो किसी को सजा देती है उस एविडेंस के बुनियाद पे, उन शवाहिद के बुनियाद पे, उन गवाहियों के बुनियाद पे, तो भी हमें खंदे पेशानी से कबूल करना चाहिए। राइट सबके पास है अपील करने का, वो राइट। देखिए, 2 जगह पे मुकदमा बदकिस्मती से आजकल लड़ा जा रहा है। एक मुकदमा जो है वो अदालतों में है, जहां पे वो बड़ा कमजोर मुकदमा लड़ रहे हैं। एक मुकदमा वो मीडिया और पब्लिक में आके लड़ रहे हैं, और सारा फोकस जो है वो मीडिया और पब्लिक में एक मजलूमियत कार्ड खेलने का है। तो वो वाला जो मुकदमा है जो अदालत में है, उसके ऊपर अगर ज्यादा फोकस करके उसके एविडेंस को अगर वो बेहतर तौर पे अपने हक में लेके आए, तो वो मेरे ख्याल से ज्यादा रिलीफ गिविंग होगा, ना कि मीडिया में। तो मैं ये समझता हूँ कि अदालतों को ज्यादा फोकस करना चाहिए, और मीडिया ट्रायल पे जरूर करें, मगर इनका पूरा 90% फोकस जो है वो मीडिया ट्रायल पे, अदालतों पे नहीं है। मैं समझता हूँ कि इस तरह के सवालात मेरे ख्याल से इनके साथ ही बनता है कि आप अदालतों पे फोकस कम करते हैं। इनके वकील भी आकर के मीडिया पे ट्रायल, जो बात इनके वकील को कोर्टों में, अदालतों में, दलाइल में, पेशी में करनी चाहिए, वो आके टेलीविजन पे करते हैं। वहां नहीं मालूम, चुप हो जाते हैं, क्यों नहीं बोलते हैं। वहां ये बातें करनी चाहिए। आज के दौर में हमारे जो अदालती प्रोसीडिंग है वो कंप्लीटली रिकॉर्डेड होता है, तो वो तो रिकॉर्ड का हिस्सा बन जाता है। अगर वहां ज्यादा अपना एनर्जी, अपना वक्त, अपने दलाइल सर्व करें, तो वो ज्यादा बेहतर होता है। वेरी राइट न्याय साहब, एक तो पहले भी हिस्से में हम ये बात कर रहे थे, और ये एक
इल्ज़ाम है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे कि आप लोग पॉलिटिकल जस्टिस मांग रहे हैं, आप लोग कॉन्स्टिट्यूशनल जस्टिस नहीं मांग रहे एक, लेकिन इसके साथ साथ खान साहब को जमानत मिली, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इल्ज़ाम है कि बुशरा बीबी के साथ नाजेबा सलूक हो रहा है। सो जो फैसले हैं अदालतों के, क्या आप उससे मुतमईन हैं, या जिस तरह का इल्ज़ाम अब बुशरा बीबी को लेकर लगाया गया है उसको आप फिर कैसे केटर करते हैं? देखिए, मैं पहली बात तो मंसूर साहब ने कहा कि आप पॉलिटिकल जस्टिस की बात करते हैं, मैं कहता हूं ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है। देखिए, हम अदालतों पे यकीन रखते हैं। मेरा ख्याल है ये किसी से ढकी छुपी बात नहीं है कि फार्मर चीफ जस्टिस के पास जब हमारा सैंबल वाला केस लगा, जो कि हम पेशावर हाई कोर्ट से जीत के आए, सर्टिफिकेट हमें जारी होना था, वो पूरी दुनिया को पता है कि जिस तरीके से हमसे सैंबल छीना गया और उस पार्टी को जो, और उसके बाद बगैर सैंबल के हम इलेक्शन में आए, इलेक्शन जीत गए, और उसके बाद फॉर्म 47 पे जिस तरह हुकूमत बनाई गई और फिर आपने 77 सीटें जीती हैं। हम अदालतों में लड़ रहे हैं। आप अदालतों के देखें कि अदालतों के फैसलों को आपको सारी चीज़ क्लियर है। जब 7 जुलाई का फैसला होता है तो यही इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान उसको इंप्लीमेंट नहीं करता, जहां रिजर्व सीट का फैसला होता है। उसके बाद इलेक्शन कमीशन की फुर्तियां देखें कि जब सजा होती है कोई, तो वो बजाय रेफरेंस स्पीकर के थ्रू आने के सजा देना शुरू करते हैं। इन अदालतों में हम केस लड़ रहे हैं। देखें ना, साइफ का कितनी देर इद्दत जैसा एक भोंडा केस इमरान खान के खिलाफ किया और उस केस के आखिर फेट क्या हुई, इक्विटल हो गई। हम अदालतों में केस लड़ रहे हैं, लेकिन ये पता है लोगों को कि ये झूठे मुकदमात बनाए गए हैं। और हम फिर भी, और जो आपने कहा बुशरा बीबी और इसका इमरान खान की मुलाकात का, नवाज शरीफ भी जेल में रहे हैं, वहां पूरा एक ड्राइंग रूम होता था, पूरे सियासतदान मिलते थे। मैं 24 मार्च 2025 का आर्डर है लार्जर बेंच इस्लामाबाद हाई कोर्ट का, हम वो लेके बैठे हैं। आज आप अगस्त में जा रहे हैं, 5 महीने से मेरी मुलाकात नहीं हुई एज ए स्पोक्स पर्सन। ना बहनों की मुलाकात होती है, ना लीगल टीम की होती है, जो कि कंसेंटिंग आर्डर है, जहां जेल अथॉरिटी और हमने कंसेंट दिया। और बुशरा बीबी को कल आपने देखा है जिस तरीके से आइसोलेशन में रखा गया, जिस तरीके से उनको मेडिसिन न देना, जेल मैनुअल के मुताबिक हम मांग रहे हैं रिलीफ। हम कोई भागे तो नहीं जा रहे कि हम कहें कि जी हम तो कोई डील करके बाहर जा रहे हैं, कोई कंप्रोमाइज करके, या हम कोई पिम्स में दाखिल हो रहे हैं। हमारा इमरान खान तो बैठा है 2 साल से, ठीक, वो तो कहता है कि मुकदमात चलाओ, मैं इन मुकदमात को फेस करूंगा। हम देखें, हम अगर टीवी पे आके कोई बात करते हैं मीडिया पे, ये लोग तो इलेक्शन, जो हमारा इलेक्शन छीन के भी चोरी शुदा इलेक्शन की कहते हैं बात ही ना करें। हमारे पास आपका फोरम है, हम बात तो कर सकते हैं। बिल्कुल। तो हम दोनों फोरम के ऊपर अपना केस, हमारा राइट है पेश करना, हमारे पास और कोई राइट नहीं रहा। हमारे पास एक ही राइट है, पीसफुल प्रोटेस्ट जाके मीडिया पे बताना। ठीक हो गया, ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन। हाशमी साहब, एक और चीज, क्या 9 मई का बयानिया कमजोर हो रहा है और क्योंकि ये कहा जा रहा है कि अगर इमरान खान को मजीद रिलीफ मिला तो हुकूमत की जो सियासी साख है वो काफी हद तक डैमेज हो सकती है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये मौकफ है? जी, ये उनका मौकफ होगा। मैं ये समझता हूं कि हुकूमतों की बयानिया पॉलिटिकल केसेस से ना मजरू होता है ना हाई होता है। हुकूमत के जो बयानिया है वो हुकूमत की कारकर्दगी से होता है। जो आज शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत ने कारकर्दगी दिखाई है, माशी मैदान में तरक्की कर रही है, पाकिस्तान की जो एक इस्तेहकाम मिल रहा है मईशत को, खारजा पॉलिसी हमारा इस्तेहकाम की तरफ जा रहा है। आज पाकिस्तान का दाखिला पॉलिसी और पाकिस्तान की दिफा की पॉलिसी एक इस्तेहकाम की तरफ जा रही है। इवन जो इंटरनल कोई प्रॉब्लम है, मसलन आजकल सैलाब है, नेशनल डिजास्टर, उसमें भी वफाक की हुकूमत मौसर तरीके पे काम कर रही है। एज कम्पेयर, आपने परसों देखा होगा फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और जनाब वजीर आजम साहब एक ही हेलीकॉप्टर पर सवार होके गए। आपने देखा होगा, क्योंकि आर्म फोर्सेस हुकूमत का हिस्सा है, जिस तरह से उन्होंने अहकाम दिए, जिस तरह से ये लोग एक एक लोगों के पास जा रहे हैं, लोगों की दिलजोई करें, लोगों को रिलीफ दे रहे हैं, लोगों की रिहेबिलिटेशन की बात करें, ये होती है हुकूमत की क्रेडिबिलिटी, ये होती है हुकूमत की इज्जत, ये होती है उसकी हौसला अफजाई। इससे अदालतों में कौन अपोजिशन क्या बोल रहा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लोग देखते हैं कि इकोनॉमी, खारजा, दाखिला कैसा चल रहा है। और अल्हम्दुलिल्लाह फिर आप देखें इस दौर में हमारे वजीर आजम शहबाज साहब ने ये नहीं कहा कि क्या फिर मैं हिंदुस्तान पर हमला कर दूं, उन्होंने कहा बिल्कुल कर दो।
और आपने देखा होगा जिस तरह से दांत खट्टे किए, आज पूरी दुनिया आपकी वाह वाह कर रही है। ठीक हो गया। एक मैं आपको बात बताऊं, पाकिस्तान में सिर्फ इमरान खान साहब का मुकदमा नहीं है कि हम हर वक्त उसी के ढोल पीटते रहे। इस मुल्क में हजारों कैदी हैं, हमें फिर चाहिए कि हर आदमी हर मुकदमे का हम इसी तरह से टेलीविजन पे उसको वक्त दें, टाइम दें और उनके मुकदमे को डिस्कस करें। पाकिस्तान की प्रायोरिटीज में से नहीं है 25 करोड़ लोग इमरान खान नहीं है। 25 करोड़ लोगों के जो मसाइल है वो ये है कि सैलाब में रिहेबिलिटेशन कैसा हो, ये है कि हाशमी साहब बिल्कुल आपका पॉइंट आ गया जी, ठीक हो गया। ये है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी कैसे बेहतर किया जाए। ठीक है हाशमी साहब, पॉइंट आ गया। न्याय साहब लास्ट मुझे बताइएगा, दीगर रहनुमाओं को सख्त सजाएं हुई हैं, क्या उनके लिए भी रिलीफ की आप उम्मीद कर रही हैं? और क्या ये जो जमानत हुई है इसके साथ कोई सियासी री एनर्जी साबित हो सकती है या रीअलाइन हो सकती हैं चीज़ें? क्योंकि इस वक्त जिस तरह हाशमी साहब फरमा रहे हैं, निहाल हाशमी साहब, हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट एक पेज के ऊपर है, तो कुछ अर्सा पहले मुझे याद आया आप लोग भी बहुत ज़्यादा एक पेज पर थे, क्या कमेंट करेंगे? देखिए मंसूर साहब, एक तो ये बात है कि अगर मार्का हक अफवाज पाकिस्तान जीतती है तो ये कहते हैं कि जंग डिज़ाइन भी हमने की थी। और भाई जिसने जंग डिज़ाइन की थी वो जो 10 दिन या 5 दिन 6 दिन जंग रही वो किधर था? उसका तो एक बयान ही नहीं आया, ना चीफ मिनिस्टर का बयान आया, ना उस जो नवाज शरीफ साहब का बयान आया। इमरान खान ने तो, मैं अंदर गया मिलने के लिए, इमरान खान ने बाहर कहा कि हम फौज के साथ खड़े हैं और ये बाहर जाके बयान दे दो कि हम मोदी जैसे चलाक और मकार शख्स के उसमें ना आना, क्योंकि वो किसी टाइम भी पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा सकता है। वो भाई 17 सीटों पे बैठ के आप आवाम का क्या सोच रहे हैं? आप आवाम को क्या दे रहे हैं? आपका जब चीनी स्कैंडल खुलेगा, आपने जो अद्वियात का स्कैंडल किया, आप जाके किसान से पूछें, मंसूर साहब किसान से पूछें कि किसान का क्या हाल है। आप नहीं डिलीवर कर रहे हैं, डिलीवर करने के लिए वो खुद कर रहे हैं। आपका मुझे पता है, हमें पता है कि आपने पाकिस्तान में कौन सी आप पार्टी हैं, चाहे पीपीपी हो, चाहे वो बिगेस्ट पार्टी, लार्जेस्ट पार्टी तहरीक इंसाफ है, और जो आपने क्वेश्चन किया उसके लिए आपका लास्ट क्या आपने पूछा था मुझसे? मैं आपसे पूछ रहा था कि बाकी जो आपके रहनुमा हैं, क्या उनके लिए भी आपको लग रहा है कोई रिलीफ हो सकती है? देखिए क्यों नहीं, देखें हमने पहले हमारा अब्दुल लतीफ अफरीदी अपना जो चित्राली है उसका केस किया, वो सस्पेंड हुई, उसकी सजा, हम अब जाएंगे इंशाल्लाह हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट से रिलीफ मिलेगा। पॉइंट आ गया जी, बिल्कुल। न्याय साहब आई एम सॉरी जी, मेरे पास बिल्कुल वो जज सारे ठीक हो गया। न्याजुल्लाह न्याय साहब थैंक यू वेरी मच जी। निहाल हाशमी साहब आई एम सॉरी जी, मेरे पास बिल्कुल टाइम खत्म हो गया। नाज़रीन, अदालत का फैसला आ गया है, मगर फैसला दरअसल तारीख ने देना है। आज इमरान खान को जमानत मिली है, कल शायद कोई और कटहरे में खड़ा हो। सियासत के इस तख्तो ताज का खेल हमेशा कानून और इक़्तिदार के बीच मुअल्लक रहा है। ये सवाल अब भी जिंदा है कि क्या हमारे इदारे वाकई इंसाफ के पहरेदार हैं या सियासी तूफानों के असीर? क्या यह फैसला एक नई सुबह की नवीद है या फिर पुराने अंधेरों की गूंज? याद रखिए, अदालती कमरा सिर्फ दीवारों और कुर्सियों का नाम नहीं, ये कौम के मुस्तकबिल का फैसला कुन मेहराब है। और आज इसी मेहराब पर सवाल ये लिखा जा चुका है कि क्या पाकिस्तान में कानून सबके लिए बराबर है या फिर ताकत के खेल में इंसाफ भी तमाशा बना रहेगा? फैसला वक्त करेगा और वक्त कभी झूठ नहीं बोलता। मुझे मंसूर आजम काजी को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।